लेक्चर कुछ टेक्निकल कारणों से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि उसमें मैंने ऊर्जा संसाधन के महत्व पर बात कर ली थी। ऊर्जा संकट के लक्षण बता रहा था। मैंने बताया कि किसी भी राष्ट्र में जब ऊर्जा की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक होने लगे, है ना, ऊर्जा की मांग आपूर्ति से अधिक होने लगी तो ऊर्जा संकट पैदा होता है। भारत में ऊर्जा संकट के निम्नलिखित लक्षण हैं। ऊर्जा संकट के कारण आप ले लेंगे कि भारत में ऊर्जा संकट के निम्नलिखित लक्षण हैं। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। कोयले की समस्या, पेट्रोलियम की समस्या, परमाणु विद्युत की समस्या, विद्युत मिशन की समस्या, जल विद्युत की समस्या, मतलब जितने अलग अलग ऊर्जा के भाग हैं, जहां जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, उन सभी की समस्याओं का हम जिक्र करेंगे और साथ ही देश में लोगों की आदतों, मानसिकता, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे लोगों द्वारा बिजली की चोरी, बिजली का मूल्य समय पर अदायगी न करना, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी देना जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं। तो ऊर्जा संकट के जितने पक्ष हैं बारी बारी उनका अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले कोयले की समस्या। कोयले की समस्या अब समस्याओं को अलग अलग पॉइंट में तोड़ तोड़ कर लिखना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। भारत में 70% से भी ज्यादा वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले पर निर्भर है। सबसे पहले इस बात का जिक्र कर लेंगे कि भारत में 70% से भी अधिक वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले पर निर्भर है, जबकि आधारभूत ऊर्जा स्रोत के रूप में भारत में कोयला मुख्यतः दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश में ही पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश में ही पाया जाता है। इस कारण ताप विद्युत गृहों तक, इसलिए ताप विद्युत गृहों तक, अब ताप विद्युत गृह जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, जबकि कोयला कहां पर संचित है? केवल दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश, मतलब छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार ब्रैकेट में लिख देंगे, छोटा नागपुर पठार। आधारभूत ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला मुख्यतः दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश में ही पाया जाता है। इसलिए देश भर में ताप विद्युत गृहों तक कोयले के परिवहन में, कोयले के परिवहन में लागत काफी ज्यादा आती है, मतलब परिवहन लागत काफी बढ़ जाता है। इसलिए कोयला ऊर्जा का एक महंगा स्रोत होता है। कोयला ऊर्जा का एक महंगा स्रोत, ऊर्जा का एक महंगा स्रोत है ना। कोयला क्या है? यूरेनियम की तरह नहीं है। यूरेनियम का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा ऊर्जा धारण करता है, लेकिन कोयले में उतनी ऊर्जा धारता नहीं होती है ना। कोयला ऐसे तो इतना बड़ा ही होगा, 1 किलो का, 2.5 किलो का, लेकिन उसमें ऊर्जा धारता उतनी नहीं होती। एक बार जला और जलकर खत्म। तो कोयला कम मूल्य वाला, कोयला कम मूल्य वाला भारी ईंधन है। कोयला कम मूल्य वाला भारी ईंधन है, इसलिए अधिक दूरी तक इसका परिवहन करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि इसका मूल्य कम होता है ना। अब कम मूल्य वाले ईंधन, जो कि कम मूल्य वाले भारी ईंधन का आप लंबी दूरी तक परिवहन करेंगे तो परिवहन लागत बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह लाभकारी नहीं होता है। कम मूल्य वाला भारी ईंधन है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इसका परिवहन करना लाभकारी नहीं होता है। दूसरी समस्या कोयले से जुड़ी हुई क्या है? भारत में कोयले से जुड़ी हुई दूसरी समस्या ये है कि भारत के ज्यादातर खदानों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत के ज्यादातर खदानों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें राख की मात्रा ज्यादा होती है, राख की मात्रा ज्यादा होती है और ऊर्जा धारिता कम होती है, और ऊर्जा धारिता कम होती है। राख की मात्रा ज्यादा और ऊर्जा धारिता कम होती है, इसलिए धातुकर्मी उद्योगों में, इसलिए धातुकर्मी उद्योगों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। धातुकर्मी उद्योग मतलब जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग मतलब जहां स्टील बनाया जाता है। स्टील उद्योग में सबसे बड़ा कच्चा माल क्या होता है? कोयला होता है। सबसे ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है। तो भारत में ज्यादातर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जिसमें ऊर्जा धारिता ही कम होती है, इसलिए धातुकर्मी उद्योगों में लोहे को पिघलाने में इसका
उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धातु कर्मी उद्योगों में एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले की जरूरत होती है, या फिर कोकिंग कोयला, उसी को एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं। कोकिंग कोयले का आयात भारत को ऑस्ट्रेलिया या चीन से करना पड़ता है, जबकि भारत में ज्यादातर बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जिसमें ऊर्जा धारिता कम, राख की मात्रा ज्यादा, इसलिए धातु कर्मी उद्योगों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोयले में सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जिसके चलते कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का जनन होता है ना। सल्फर ज्यादा पाया जाता है, इससे यह पर्यावरण को गंदा करता है, प्रदूषित करता है और उससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। कोयले से जुड़ी हुई तीसरी समस्या, कोयले से जुड़ी तीसरी समस्या है कि इसमें नेट यूजफुल एनर्जी कंटेंट कोयले से जुड़ी तीसरी समस्या है कि इसमें नेट यूजफुल एनर्जी कंटेंट कम होता है, अर्थात कोयला जितना भारी होता है उतना उसमें ऊर्जा धारिता नहीं होती। कोयला जितना भारी पदार्थ होता है, जितना भारी ईंधन होता है, उतनी उसमें ऊर्जा धारिता नहीं होती है। जैसे कि 1 किलोग्राम यूरेनियम बराबर 1 लाख टन कोयला जितना भारी होता है उतनी उसमें ऊर्जा धारिता नहीं होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम में उतनी ही ऊर्जा धारिता होती है जितने की 1 लाख टन कोयला में। इसलिए कोयला ऊर्जा का एक महंगा स्रोत साबित होता है और इसका परिवहन बहुत ही खर्चीला पड़ता है। तो ये कोयले की समस्या है ऊर्जा संसाधन के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम नजर डालेंगे परमाणु विद्युत की समस्या या जल विद्युत की समस्या। पहले देखते हैं कोयले की समस्या के बाद जल विद्युत की समस्या। भारत में जल विद्युत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में जल विद्युत से जुड़ी हुई भारत में या किसी भी देश में हम कह सकते हैं, जल विद्युत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां कहीं पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है वे सभी स्थान नियत हैं, मतलब फिक्स्ड है। जहां पर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है वे सभी स्थान फिक्स्ड हैं, क्योंकि कोयले की तरह जल का परिवहन नहीं कर सकते हैं। जल विद्युत का उत्पादन वहीं पर किया जा सकता है जहां पर जल का 12मासी प्रवाह होता हो। जल विद्युत का उत्पादन उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर जल का 12मासी प्रवाह होता हो और जल एक ऊंचे स्थान से गिरता हो, है ना। तो जहां पर जल का 12मासी प्रवाह होगा और जल ऊंचे स्थान से गिरता है वहीं पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि ताप विद्युत जनन करने के लिए उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का परिवहन तो कर सकते हैं, लेकिन जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल का परिवहन नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ताप विद्युत उत्पादन के लिए कच्चा माल यानी कोयले का परिवहन किया जा सकता है, लेकिन जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल यानी जल का परिवहन नहीं किया जा सकता है। तो ये जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई दूसरी समस्या यह है कि इसके उपभोग के लिए बाजार तुरंत निकट 1 मिनट इसके उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध बाजार निकट में होना चाहिए। जल विद्युत से या जल शक्ति से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी समस्या यह है कि इसके उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध बाजार निकट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल शक्ति का या जल विद्युत का लंबे समय तक संचय नहीं किया जा सकता, और अगर लंबी दूरी तक जल शक्ति को पहुंचाते हैं, आप परिवहन कर सकते हैं, लंबी दूरी तक इसका वितरण करते हैं, तो इसका क्षय होता है। जल विद्युत बहुत तेजी से नष्ट होता जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर आपने कोई बांध बनाकर, किसी नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया, लेकिन
अधिकतर उत्तर भारत के नगर पटना, कलकत्ता, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, अधिकतर उत्तर भारत के नगर हिमालय से काफी दूर है ना। तो दूर तक अगर जल विद्युत का आप वितरण करेंगे तो पहुंचाने में 15% भाग लगभग नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है कि इसके उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध बाजार, यानी जो उपभोग केंद्र है, सबसे ज्यादा बिजली का उपभोग कहाँ होता है? शहरों में होता है ना। और शहर उपभोग केंद्र, उत्पादन केंद्र से उपभोग केंद्र है वो काफी दूरी पर है। तो इसके उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध बाजार निकट में होना चाहिए, क्योंकि जल विद्युत का न तो संचय किया जा सकता है लंबे समय तक और न ही लंबी दूरी तक इसका परिवहन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध से, सतलज नदी पर निर्मित किए गए भाखड़ा नंगल बांध से दिल्ली तक बिजली पहुंचाने में 15% भाग नष्ट हो जाता है ना। दिल्ली तक बिजली पहुंचाने में उसका 15% भाग का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि जल विद्युत का उत्पादन एक पूंजी गहन प्रक्रिया है, पूंजी गहन प्रक्रिया। जबकि जल विद्युत का उत्पादन एक पूंजी गहन प्रक्रिया है, मतलब जल विद्युत प्लांट की स्थापना में लागत बहुत ज्यादा आती है, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो एक तो पूंजी ज्यादा लगती है, दूसरे दूर तक इसको पहुंचाने में बिजली का क्षय हो जाता है, इसलिए जल विद्युत भी ऊर्जा का एक महंगा स्रोत साबित होता है। ये हो गई दूसरी समस्या। जल विद्युत से जुड़ी हुई तीसरी समस्या क्या है? भारत जैसे विकासशील देश में जल विद्युत से जुड़ी हुई विशेष समस्या, ये विशेष भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में ये समस्या होती है। क्या? भारत जैसे विकासशील देश में जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई विशेष समस्या ये है कि कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाती है। परियोजनाओं के पूरा होते होते बहुत समय लग जाता है। इसके चलते परियोजना की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है। इसके चलते जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में लागत काफी बढ़ जाता है ना, क्योंकि कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लागत काफी बढ़ता चला जाता है। ये एक विशेष समस्या है। जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई चौथी समस्या राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता। जल विद्युत से जुड़ी हुई चौथी समस्या राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता की कमी से जुड़ी हुई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मानसून काल में नदियां उफान में होती हैं, बड़ी मात्रा में नदियों में जल होता है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता की कमी के चलते सारा जल देखते ही देखते बह जाता है और जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता है। अगर मानसून काल में जितना जल नदियों में होता है उसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता तो बड़ी मात्रा में जल शक्ति का जनन होता, लेकिन प्रतिबद्धता की कमी के चलते अधिकांश जल बेकार बहकर नष्ट हो जाता है और जल विद्युत उत्पादन में उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। ये जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी चौथी समस्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आणविक ऊर्जा की समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? परमाणु विद्युत से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि परमाणु विद्युत का उत्पादन करने के लिए, आणविक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम का भंडार होना चाहिए। यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, जबकि भारत में यूरेनियम के स्रोतों की कमी है। भारत में यूरेनियम मुख्यतः दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश में ही पाया जाता है। भारत में यूरेनियम मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी संसाधन प्रदेश में सिंहभूम जिले में ही पाया जाता है। सिंहभूम जिला झारखंड में है ना, जादूगोड़ा की खान। तो भारत में यूरेनियम मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी संसाधन प्रदेश में सिंहभूम जिले में ही पाया जाता है ना। यूरेनियम में स्वतः विखंडनीय क्षमता होती है। स्वतः विखंडनीय क्षमता यूरेनियम 235 किसमें होती है? यूरेनियम 235 में।
प्रकृति में तो ज्यादातर यूरेनियम 238 पाया जाता है, लेकिन हम उसका संवर्धन करके यूरेनियम 235 प्राप्त करते हैं। स्वतः विखंडनी क्षमता यूरेनियम 235 में होता है, न कि 238 में। तो यूरेनियम में स्वतः विखंडनी क्षमता होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम काफी महत्वपूर्ण है। सारी बातें लिखेंगे जैसे बोल रहा हूं। स्वतः विखंडनी क्षमता होने के कारण यूरेनियम परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन परियोजनाओं में यूरेनियम की आवश्यकता है वहां पर हम थोरियम का प्रयोग नहीं कर सकते। जिन परियोजनाओं में यूरेनियम की जरूरत होती है वहां पर हम थोरियम का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि भारत में थोरियम के भंडार पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। थोरियम से परमाणु विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता। परमाणु विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई दूसरी समस्या क्या है कि परमाणु विद्युत संयंत्रों या परमाणु विद्युत प्लांटों की स्थापना में समय और पूंजी बहुत ज्यादा लगता है। समय बहुत ज्यादा लगता है और साथ ही इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की जरूरत होती है। परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना में समय बहुत ज्यादा लगता है और पर्याप्त मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ये भी इससे जुड़ी हुई एक दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या क्या है परमाणु विद्युत से जुड़ी हुई? भारत में न केवल यूरेनियम की कमी है बल्कि यूरेनियम का संवर्धन करने के लिए रिएक्टर तकनीक का भी विकास भारत में नहीं हुआ है। यूरेनियम का संवर्धन करने के लिए भारत को रिएक्टर्स विदेशों से आयात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत में जितने भी परमाणु विद्युत केंद्र हैं, जैसे तारापुर, कुडानकुलम, है ना, नरोरा, भारत में जितने भी परमाणु विद्युत केंद्र हैं, परमाणु विद्युत प्लांट हैं, उनमें जो यूरेनियम स्थापित हैं वो विदेशों से मंगाए गए हैं, है ना। तो भारत में एक तो यूरेनियम के स्रोतों की कमी है, दूसरे रिएक्टर निर्माण की तकनीक भारत के पास नहीं है। इसलिए न केवल यूरेनियम ईंधन के लिए बल्कि रिएक्टर के लिए भी भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और यूरेनियम और रिएक्टर की प्राप्ति इस पर निर्भर करती है कि भारत का विदेशों के साथ संबंध अच्छा बना रहे। यदि विदेशों के साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय संबंध दुष्प्रभावित होता है तो यूरेनियम और रिएक्टर आयात की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। रिएक्टर और यूरेनियम आयात की गारंटी नहीं रह जाती है ना। यानी विदेशों से संबंध खराब होने की स्थिति में यूरेनियम और रिएक्टर आयात की गारंटी नहीं रह जाएगी। यदि हम विदेशों से रिएक्टर और यूरेनियम आयात कर भी लें तो भारत का ऊर्जा परिदृश्य एक तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा और अंतरराष्ट्रीय संबंध बिगड़ने की स्थिति में भारत का ऊर्जा परिदृश्य बिगड़ सकता है और ऊर्जा संकट गहरा सकता है बहुत ज्यादा। तो तीसरी समस्या में आप इस बात का जिक्र कर देंगे। यूरेनियम से जुड़ी हुई परमाणु विद्युत से जुड़ी हुई चौथी समस्या क्या है? परमाणु विद्युत से जुड़ी हुई चौथी समस्या, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में परमाणु विद्युत प्लांट दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनमें रिसाव होने लगता है यूरेनियम का। तो रिसाव की स्थिति में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। रिसाव की स्थिति में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यदि प्राकृतिक आपदा आने पर परमाणु विद्युत केंद्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनमें से रिसाव होने लगता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि यूरेनियम का जब रिसाव हो जाता है तो न केवल पलक झपकते हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जा सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो सकती हैं। क्योंकि जिन स्थानों पर भी यूरेनियम का रिसाव होता है उनकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो भी विकलांग पैदा होती हैं, स्वस्थ पैदा नहीं हो पाती हैं। उदाहरण के लिए रूस के चेरनोबिल राज्य में रिसाव के कारण हजारों लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, चौथी समस्या में आप लिख देंगे। एक बात का और जिक्र करूंगा, जो विकसित देश है ना वो परमाणु विद्युत को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। एक समय था कि परमाणु विद्युत के उत्पादन में अमेरिका और रूस जैसे देश बहुत आगे थे, लेकिन दुर्घटना के खतरे के चलते ही इन विकसित देशों ने परमाणु विद्युत के उत्पादन को कम करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इन देशों में नागरिकों की जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जबकि भारत जैसे कम विकसित देशों में, विकासशील देश में नागरिकों का मोल उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए विकसित देशों ने
परमाणु विद्युत पर कम बल देना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि वे अपने रिएक्टरों का निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों को। अमेरिका और रूस जैसे देश अपने रिएक्टरों का निर्यात विकासशील देशों को कर देते हैं। यही कारण है कि भारत विदेशों से आसानी से रिएक्टर प्राप्त कर लेता है ना। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के, और वहां रिएक्टर कहां से आया था? अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो विकसित देशों ने रिएक्टरों को दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन रिएक्टरों की उनको आवश्यकता उतनी नहीं रह गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना ऊर्जा उत्पादन परमाणु विद्युत पर निर्भर न करके दूसरे स्रोतों पर निर्भर करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यही कारण है कि भारत में परमाणु विद्युत का उत्पादन करने के लिए परमाणु शक्ति गृहों की स्थापना की जा रही है। किसके बल पर? विदेशों से आयात किए गए रिएक्टरों की बल पर स्थापित हो रही है परमाणु विद्युत केंद्र, है ना। ये होगी आणविक ऊर्जा की समस्या। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम की समस्या। पेट्रोलियम की समस्या, ये सब ऊर्जा संकट के लक्षण देख रहे हैं आप लोग। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, पहला पॉइंट, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन इसके उपभोग को देखते हुए भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन इसके उपभोग को देखते हुए काफी कम है, काफी कम है। भारत में पेट्रोलियम भंडार है कितना? भारत में विश्व का केवल 0.3% पेट्रोलियम, भारत में विश्व का केवल 0.3% पेट्रोलियम भंडार संचित है, ठीक है। और समस्त मतलब भारत में जो भी पेट्रोलियम भंडार संचित है उसकी बात कर रहा हूं, और समस्त ज्ञात भंडारों का दोहन करने के बाद भी भारत पेट्रोलियम की केवल 20% घरेलू आवश्यकता, है ना। विश्व का केवल 0.3% पेट्रोलियम भंडार भारत में संचित है, और देश में समस्त ज्ञात भंडारों का दोहन करने के बाद भी भारत पेट्रोलियम की केवल 20% घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहा है, और 80% पेट्रोलियम विदेशों से आयात करना पड़ता है, ठीक है। यह भी एक समस्या है। अब घरेलू उत्पादन में वृद्धि की संभावना बहुत कम रह गई है, क्योंकि पेट्रोलियम भंडार बहुत सीमित है, तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि की संभावना बहुत कम रह गई है। जबकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के साथ साथ देश का विकास का स्तर भी बढ़ता जा रहा है ना। तो बढ़ती जनसंख्या और विकास स्तर को देखते हुए, है ना, भारत में आयातित पेट्रोलियम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ना। घरेलू स्रोतों से उत्पादन की संभावना सीमित होती जा रही है, जबकि बढ़ती जनसंख्या और विकास स्तर के कारण आयातित पेट्रोलियम की मात्रा उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती जा रही है। इसका बोझ कहां पड़ता है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जितनी ही ज्यादा मात्रा में हम पेट्रोलियम आयात करेंगे, उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खाली होता जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार विदेशों में चला जाएगा, और इससे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। जितना ही हम आयातित पेट्रोलियम पर लगातार निर्भर होते जाएंगे, देश में महंगाई उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये एक समस्या है। दूसरा, भारत के पास पेट्रोलियम क्षेत्रों से संबंधित पर्याप्त डेटा का अभाव है। भारत के पास पेट्रोलियम क्षेत्रों से संबंधित पर्याप्त डेटा का अभाव है, जिससे पता लगाया जा सके कि भारत में पेट्रोलियम कहां पर संचित है। ये पता लगाना, भारत में इसका डेटा नहीं, भारत के पास विदेशों से मदद लेनी पड़ती है कि भारत में कहां पेट्रोलियम है या नहीं है। तो पेट्रोलियम से संबंधित पर्याप्त डेटा न होने के कारण पता नहीं लगाया जा सकता कि कहां पर पेट्रोलियम है या नहीं है। ये भी एक समस्या का कारण है। ये होगी पेट्रोलियम से संबंधित दो समस्याएं आपने देखी। इसके बाद हम देखेंगे
विद्युत मिशन की समस्या। विद्युत मिशन की समस्या देखेंगे। अक्सर हम पहले लिखते हैं बेस लोड और पीक लोड। ये क्या है? अब जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली को यदि प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली चाहिए, मान लेते हैं कि दिल्ली को प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली चाहिए, इसे हम कहेंगे बेस लोड। लेकिन किसी विशेष दिन यदि ऊर्जा की मांग 120, आमतौर पर दिल्ली को प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन यदि किसी दिन मांग 120 मेगावाट तक पहुंच जाए, है ना, इसे क्या कहेंगे? पीक लोड कहेंगे। इसे हम कहेंगे पीक लोड। तो भारत में अक्सर विद्युत खपत के अंतर्गत बेस लोड और पीक लोड में अंतर के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट, भारत में अक्सर विद्युत खपत के अंतर्गत बेस लोड और पीक लोड में अंतर के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि दिल्ली को प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली चाहिए, जो कि उसका बेस लोड है, लेकिन यदि किसी दिन 120 मेगावाट, यदि किसी दिन वहां पर खपत 120 मेगावाट हो जाए, तो इसे हम पीक लोड कहते हैं। इस अतिरिक्त 20 मेगावाट, अतिरिक्त कितना हुआ? इस अतिरिक्त 20 मेगावाट विद्युत मांग का प्रबंधन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक समस्या का कारण है। आप पढ़ रहे हैं विद्युत मिशन की समस्या। विद्युत मिशन की दूसरी समस्या क्या है? विद्युत मिशन की दूसरी समस्या है निम्न कार्यात्मक क्षमता। विद्युत प्लांटों की निम्न कार्यात्मक क्षमता, जो प्लांट होते हैं ना, उसकी निम्न कार्यात्मक क्षमता। इसमें क्या लिखेंगे? प्रत्येक विद्युत प्लांट की अपनी एक उत्पादन क्षमता होती है ना? प्रत्येक विद्युत प्लांट की अपनी एक निश्चित उत्पादन क्षमता होती है। लेकिन भारत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई प्लांट की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, भारत में देखा जाता है कि अगर किसी प्लांट की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है, तो प्राय 500 मेगावाट उत्पादन हो जाने पर ही संतुष्टि जाहिर कर दी जाती है, इसे पर्याप्त मान लिया जाता है ना? तो यदि किसी प्लांट का 1000 मेगावाट जनरेट कर सकता है कोई प्लांट, तो प्राय 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने पर ही इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मान लिया जाता है। इसलिए भारत में विद्युत प्लांटों की निम्न कार्यात्मक क्षमता के लिए काफी हद तक मनोवृत्ति भी उत्तरदायी है। काफी हद तक विद्युत प्लांटों की निम्न कार्यात्मक क्षमता के लिए काफी हद तक मनोवृत्ति भी उत्तरदायी है। यही कारण है कि आप अक्सर जीएस में पढ़ते हैं कि भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है, लेकिन इस साल कितना उत्पादन हुआ? 600 मेगावाट, 500 मेगावाट, है ना? तो विद्युत प्लांट की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है, उतना उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है भारत जैसे विकासशील देशों की यह समस्या है कि 500 मेगावाट उत्पादन हो जाने पर इसे बड़ी उपलब्धि मान लिया जाता है ना? इसलिए विद्युत प्लांटों की निम्न कार्यात्मक क्षमता के लिए काफी हद तक मनोवृत्ति भी उत्तरदायी है। विद्युत मिशन की तीसरी समस्या क्या है? विद्युत मिशन की तीसरी समस्या यह है कि विद्युत राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय होने के कारण विद्युत के उत्पादन और वितरण राज्य विद्युत बोर्डों का काम है। फिर से, भारत में विद्युत राज्यों का विषय होने के कारण विद्युत का उत्पादन और वितरण किसका काम है? राज्य विद्युत बोर्डों का काम है। भारत में विद्युत का उत्पादन और वितरण राज्य विद्युत बोर्डों का काम है, जो कि स्वायत्त संस्थाएं हैं, है ना? ये क्या है? ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपने हिसाब से काम करती हैं, इन पर राज्यों का नियंत्रण भी कम होता है। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं। अक्सर देखा जाता है कि राज्य विद्युत बोर्डों के कुप्रबंध, अक्सर देखा जाता है कि राज्य विद्युत बोर्डों के कुप्रबंध और अव्यवस्था के कारण
राज्य विद्युत बोर्डों की कुप्रबंध और अव्यवस्था के कारण देश में बिजली संकट गहराता चला जा रहा है ना। इसका उदाहरण ये है कि अधिकांश राज्यों में जो विद्युत बोर्ड हैं घाटे में चल रहे हैं। अधिकांश राज्यों में विद्युत बोर्ड अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते हैं, वो घाटे में चल रहे हैं। जबकि देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विकास बढ़ता जा रहा है, देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, जबकि अधिकांश राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड कुप्रबंध और अव्यवस्था के कारण घाटे में चल रहे हैं। इससे भी बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। विद्युत मिशन से जुड़ी हुई चौथी समस्या क्या है? सरकारी विद्युत मूल्य नीति। सरकारी विद्युत मूल्य नीति। विद्युत मिशन से जुड़ी हुई चौथी समस्या सरकारी विद्युत मूल्य नीति की है। भारत में सरकारें विद्युत पर सब्सिडी देती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में सरकार बिजली पर सब्सिडी देती है, मतलब जितना बिजली का मूल्य लोगों से जितना लिया जाना चाहिए उतना नहीं लेती है, कुछ छूट देती है। तो भारत में सरकार विद्युत मूल्य पर लोगों को सब्सिडी देती है। क्यों ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भारत में लोग बिजली का पर्याप्त मूल्य नहीं देना चाहते। भारत में लोग बिजली का मूल्य नहीं देना चाहते, इसलिए भी राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और संकट गहराता चला जा रहा है। अब अगर कोई उत्पादन संगठन या कंपनी घाटे में लगातार चल रहा है तो वो अधिक उत्पादन कहां से करेगा? अगर उसे अपने वस्तु का पर्याप्त मूल्य मिलेगा तभी तो वह नए प्लांट स्थापित करेगा। अगर उसे पर्याप्त विद्युत का मूल्य नहीं मिल रहा है तो नए प्लांट कहां से स्थापित करेगा? तो भारत में सरकारी विद्युत या सरकारी ऊर्जा मूल्य नीति भी संकट का एक कारण है, क्योंकि सरकार बिजली पर लोगों को सब्सिडी देती है, क्योंकि भारत में लोग बिजली का पर्याप्त मूल्य नहीं देना चाहते। यही कारण है कि राज्य विद्युत बोर्ड लगातार घाटे में जा रहे हैं और संकट गहराता जा रहा है। विद्युत मिशन से जुड़ी हुई छठी समस्या, ये तो पांचवी समस्या। विद्युत मिशन से जुड़ी पांचवी समस्या ये है कि देश में बिजली की वितरण देश में उत्पन्न बिजली का 23% भाग। पांचवी समस्या यह है कि देश में उत्पन्न बिजली का 23% भाग वितरण और पारेषण में नष्ट हो जाता है। वितरण और पारेषण मतलब बिजली को पहुंचाने में उसका 23% भाग नष्ट हो जाता है। विद्युत मिशन से जुड़ी हुई सातवीं समस्या क्या है? छठवीं समस्या है क्या? विद्युत मिशन से जुड़ी छठवीं समस्या है बिजली की चोरी। भारत जैसे देश में बिजली की चोरी एक बड़ी समस्या है। लोग बिजली का मूल्य नहीं देना चाहते, इसलिए बिजली की चोरी करते हैं। इसके अलावा बिजली मूल्य की समय पर अदायगी भी नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में बिजली की चोरी और बिजली मूल्य की समय पर अदायगी न करना भी ऊर्जा संकट को बढ़ावा दे रहा है या ऊर्जा संकट का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, ये हो गया भारत में ऊर्जा संकट के विविध पक्ष। इसके बाद ऊर्जा संकट का समाधान और विकल्प की खोज पर अगला लेक्चर होगा। इंतजार करिए। नमस्कार।